नमस्ते बच्चों, आज हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने स्थितिज ऊर्जा के अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें से एक जो ऊर्जा होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका हम आज अध्ययन करते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने के कारण, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर रहने के कारण किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बांध बनाकर हम जल का संग्रहण करते हैं। तो बांध बनाकर जल का संग्रहण किया जाता है, तो वह पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण उनमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के कारण स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। और उस स्थितिज ऊर्जा का हम उपयोग टरबाइन के माध्यम से, टरबाइन को घुमाकर जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर उपयोग में लाते हैं। तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, हम यदि परिभाषा बोलें तो हम कहेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यह परिभाषा हो जाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की कि पृथ्वी की सतह से ऊपर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के रूप में बांधों में संग्रहित जल, बांधों जल में जो ऊर्जा होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब यदि हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालें तो किस प्रकार से हमें व्यंजक प्राप्त होगा उसे हम देखें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अब माना कि हमारे पास एक स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका हम द्रव्यमान लेते हैं। वस्तु का जो द्रव्यमान है वह है स्मॉल m। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास जिसे हम कहते हैं, माना कि वह स्मॉल m है। अब उस वस्तु को हम यदि h ऊंचाई पर ले जाएं, कोई वस्तु है m द्रव्यमान की वस्तु है, उसे हम h ऊंचाई पर ले जाएं, तो जब हम किसी भी वस्तु को
मान लीजिए डस्टर है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, इसे हम h ऊंचाई पर ले जाएं पृथ्वी तल से, हमारी जो ऊंचाई यदि h हो तो इस वस्तु पर एक बल कार्य करता है जो कि इसके वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस वस्तु पर एक भार mg, तो वस्तु का जो भार है, इस वस्तु का भार mg वह नीचे की ओर कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम m द्रव्यमान की कोई वस्तु लें और उसे h ऊंचाई पर ले जाएं तो वस्तु का जो भार है वह क्या होगा, mg किस ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करता है। तो mg जो भार है उस वस्तु का वह नीचे की ओर लगेगा। अब हम यदि देखें तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हम गुरुत्वाकर्षण बल, जो यह वस्तु है इस पे गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। अब हम उसे नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से गुरुत्व बल के विरुद्ध हम लिखेंगे गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई, हम वस्तु को h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में वस्तु के द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। अब हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वह पृथ्वी तल से उठाने में, सतह से जो उठाने में जो किया गया कार्य है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हम h ऊंचाई तक उठाने में जो किया गया कार्य है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगी, संचित होगी। तो हम लिखेंगे गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में जो किया गया कार्य है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो वह जो किया गया कार्य है कि कितना हम कार्य करेंगे वही क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो हम कितना कार्य कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कार्य की जो परिभाषा होती है वह कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो हम किया गया जो कार्य है वह किसके बराबर होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम कार्य बराबर लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल हम लगाते हैं कितना, देखिए वस्तु का जो भार है, वस्तु है हमारी, यह बल लगा रही है नीचे की ओर, कितना, mg बल नीचे की ओर लगाती है। तो हमारा जो किया गया कार्य है वह हो जाएगा बल mg, और वस्तु का जो विस्थापन है, आप जानते हैं कि वस्तु पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। तो वस्तु का जो विस्थापन है वह कितना है, h। तो
बल हमारा mg हो गया, ये वस्तु नीचे की ओर mg बल लगाता है, तो वस्तु का जो हम बल लगा रहे हैं, वस्तु के द्वारा जो भार है वह बल है mg, और कितने ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पर है। तो h ऊंचाई पर होने के कारण जो बल की दिशा में जो विस्थापन है वह h होगा। इस प्रकार से किया गया कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात mgh हमें प्राप्त होगा। m जो पृथ्वी m जो है वह वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h पृथ्वी सतह से ऊंचाई है। तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए यदि हम व्यंजक कहेंगे तो चूंकि किया गया कार्य ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर U से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, यह व्यंजक हमें प्राप्त हुआ। तो आप याद रखिए कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर mgh प्राप्त होता है। तो गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह होती है mgh। यदि ऊंचाई का मान शून्य हो जाए, जो पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है यदि वह शून्य हो जाए, तो आप देखेंगे कि इस समीकरण में यदि हम मान रखें h का मान यदि 0 हो जाए तो तीनों आपस में गुणन के रूप में हैं। एक राशि यदि 0 हो जाती है तो पूरी राशि जो है वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो U बराबर हमें क्या मिलेगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य प्राप्त होगा। कब, जब ऊंचाई क्या हो, शून्य है। तो यह स्थिति कब होगी, जब वह वस्तु पृथ्वी तल पर होगा। तो यदि वस्तु पृथ्वी तल पर है, पृथ्वी तल पर हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, शून्य होता है। तो आप याद रखिए कि h बराबर 0 अर्थात पृथ्वी तल पर यदि हम लेंगे तो h का मान 0 लेना पड़ेगा। यदि h 0 हो जाए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यदि h ऊंचाई पर यदि हम लें तो क्या होगी, mgh। तो इस प्रकार से ये आप याद रखिएगा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक mgh प्राप्त होता है। आगे हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि कोई स्प्रिंग है। आप जानते हैं स्प्रिंग में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। तो कोई स्प्रिंग है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, इसे हम देखते हैं। किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, कोई स्प्रिंग है उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए हम निकालें तो हुक का नियम आप लोग जानते हैं। हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियम दिया और हुक के नियम के जो अनुसार है
प्रतिबल जो विकृति की अनुक्रमानुपाती होती है, यह हम कहेंगे कि स्प्रिंग पर यदि हम बल लगाएं, तो स्प्रिंग पर यदि हम बल लगाते हैं तो माना कि बल यदि हो Fs, S यहाँ पे हम स्प्रिंग ले रहे हैं, तो बल को हम F से दर्शाते हैं S, तो S स्प्रिंग पर लगने वाला बल Fs, S से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो स्प्रिंग पर बल Fs, विस्थापन यदि हम उसे विस्थापित करें, खींचे स्प्रिंग पर हम Fs बल लगाएं तो उसमें विस्थापन होगा। तो माना कि विस्थापन जो है वह x है, तो बल लगाने पर यदि विस्थापन x हो, तब हम जानते हैं कि हुक के नियम से हुक के नियम के अनुसार यह होता है कि बल जो होती है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। तो बल हम लगा रहे हैं Fs, तो हुक के नियम के अनुसार Fs अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विस्थापन के, तो हम लिखेंगे Fs अनुक्रमानुपाती x। अब आप जानते हैं कि जब कभी भी अनुक्रमानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं, तो उसके स्थान पर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो कोई भी एक नियत राशि, कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें kx, तो हम इस समीकरण जो Fs अनुक्रमानुपाती x है, इसे हम लिखेंगे Fs बराबर kx, और हम यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे। k जो है वह स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियत राशि हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है, तो ये k हम यहाँ पे लिखे हैं, यह क्या है, स्प्रिंग नियतांक। k को हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग नियतांक कहेंगे। और यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह लगाया है, ऋण चिन्ह लगाया है, तो ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि स्प्रिंग जब हम बल लगा रहे हैं तो बल और विस्थापन दोनों की जो दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत है। जब हम बल लगाते हैं तो बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों, यदि आप ऐसा खींचें स्प्रिंग को, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। इसलिए यहाँ पे जो ऋण चिन्ह है यह प्रदर्शित करता है कि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने ये Fs जो बल है वह प्राप्त किया -kx। अब स्प्रिंग को हम जब खींचेंगे तो कुछ दूरी, जैसे ही आप बल लगाएंगे तो पहले छोटी, फिर उससे थोड़ी अधिक दूरी, फिर अधिक दूरी, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचने पर जो किया गया कार्य यदि हम निकालें तो स्प्रिंग को यदि हम अभी विस्थापन हमने किया x, ये कुल विस्थापन है। अब हम यदि उसे छोटे छोटे कई अंतरालों में विभक्त कर दें तो हमारा विस्थापन, हम छोटे यदि विस्थापन लें तो x का हम छोटा अल्प लें तो हम उसे dx लिखेंगे। तो d मतलब आपका अल्पांश है dx, तो एक अल्पांश है छोटा अल्पांश dx कि यदि हम dx दूरी तक यदि हम विस्थापित करें, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचें तो खींचने पर कितना विस्थापित होगा, dx दूरी तक विस्थापन होगा। तो किया गया कुल कार्य, तो किए गए कार्य हम
अल्प विस्थापन कर रहे हैं तो किए गए कार्य को आप क्या लिखेंगे, dw, इसे भी आप dw से व्यक्त करेंगे तो dw बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल आप लगा रहे हैं Fs और विस्थापन हो रहा है कितना, dx, तो Fs इंटू dx ये होगा किया गया कार्य। अब हम समीकरण जो निकाले हैं देखिए Fs इज इक्वल टू माइनस kx, यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें तो समीकरण 1 से आप Fs का मान रखें तो माइनस kx इंटू dx आपको प्राप्त होगा। तो अल्पांश dx के द्वारा किया गया कार्य dw बराबर माइनस kx dx हमें प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि स्प्रिंग को हम प्रारंभ में विस्थापन जो है वह शून्य है, शून्य से आप उसे धीरे धीरे खींच रहे हैं, खींचने पर विस्थापन कितना हो रहा है, x। तो 0 से x तक हम विस्थापन कर रहे हैं, तो स्प्रिंग को 0 से x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, वही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम लिखेंगे कि स्प्रिंग को स्प्रिंग को जीरो से x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य अब हम कुल कार्य कर रहे हैं, तो कुल कार्य जिसे हम वर्क कहते हैं, तो इसे हम देखते हैं कि किया गया जो कार्य हम अल्प अंतराल में निकाले हैं वह निकाले हैं dw बराबर माइनस kx इंटू dx। तो ये एक अल्प छोटे से अंतराल का है। पूरे जो हम कुल कार्य करेंगे तो यह जो राशि है इसका हम समाकलन करेंगे, तो हम ये समाकलन का चिन्ह जानते हैं कि इस प्रकार से होता है, समाकलन dw बराबर माइनस हम बाहर निकालेंगे kx इंटू dx, यह हमें मिलेगा। तो इस प्रकार हमने किया गया कुल कार्य समाकलन dw बराबर ऋण मान रखे kx इंटू dx, यह प्राप्त हुआ। k जो है वह स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। यह राशि जो होती है स्प्रिंग के लिए नियत होती है। dw का हम समाकलन कर रहे हैं तो यह जो होगी वह कुल कार्य होगी। कुल कार्य को हम w से व्यक्त करेंगे, वर्क w बराबर माइनस k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक जिसे कहते हैं, इसे समाकलन से हम बाहर ले आते हैं तो ये बाहर आ गई। अब देखते हैं हम स्प्रिंग को 0 से x दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो जो लिमिट है हमारी जो सीमा है वह होगी 0 से x। तो हम 0 से x में हम समाकलन करेंगे तो कुल कार्य की गणना हमें प्राप्त होगी और कुल जो कार्य होगा वही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम समाकलन करते हैं तो ऋण के कांस्टेंट है बाहर आ गया। समाकलन में जो सीमा है निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है x, और राशि आपकी बची x इंटू dx, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि कोई राशि है x, उसकी घात में यदि n हो,
x की घात n इंटू dx। तो हम किसी x राशि का x के सापेक्ष dx यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमें x के सापेक्ष जो राशि है, कौन सी राशि है x, इसका यदि समाकलन करना है तो इस राशि का जो समाकलन है वह प्राप्त होगा x की घात n+1 अपॉन n+1। अर्थात उस राशि की घात में जो है उसके मान में 1 की वृद्धि होती है और वही राशि नीचे में प्राप्त होता है। तो यह सूत्र है कि समाकलन x की घात n का यदि हम समाकलन करें तो x की घात n+1 अपॉन n+1 ये हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे राशि है x इंटू dx, तो x की घात में यहाँ कितना है 1, तो x की घात में यहाँ कुछ नहीं है, लिखा नहीं है, वहाँ पे 1 विद्यमान होता है। तो यदि हम देखें कि x की घात 1 का हम समाकलन करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखिए x की घात में 1 है तो 1 किसका मान है, n का मान, n बराबर कितना है 1, तो हम x की घात n का मान रखेंगे 1-1 बटे n का मान रखें 1-1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए x की घात 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो x की घात 2 बटे 1-1 कितना होगा 2। तो इस प्रकार से हम x इंटू dx उसका यदि हम x का समाकलन करते हैं तो हमें राशि क्या प्राप्त होती है, x की घात 2 बटे 2। तो हम लिखेंगे कि जो कार्य है W तो किया गया है कार्य W बराबर -k समाकलन करने के पश्चात आया x² अपॉन 2। तो और हमारी जो सीमा है वह लिखेंगे 0 से x, इस प्रकार से हम उसे लिखते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे कुल कार्य कर रहे हैं तो वह बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह लगा चुके हैं तो यहाँ हमें ऋण चिन्ह दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे धन में ही व्यक्त कीजिए। तो किया गया कार्य W बराबर k x² बटे 2 0 से x। अब हम एक बार उच्च सीमा इस x के स्थान पे x रखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि उच्च सीमा x है, तो x के स्थान पे x रखेंगे तो हमें मिलेगा x² बटे 2, फिर ऋण चिन्ह लगाएंगे और x के स्थान पे एक बार रखेंगे 0, तो 0 का वर्ग बटे 2। इस प्रकार से यह राशि क्या हो जाएगी 0 और हमारे पास बचेगा W बराबर k x² बटे 2, ये हमें प्राप्त होगा। और किया गया जो कार्य है वही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। तो U बराबर हमें मिलेगा kx² अपॉन 2। तो इस प्रकार से स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक kx की घात 2 बटे 2 प्राप्त होता है। तो किया गया कार्य ही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए हम कहेंगे कि स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा बराबर kx की घात 2 बटे 2। तो इस प्रकार से यह हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम सहायता से मान निकाल के उस मान को रख कर उसका समाकलन कर निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों मानों को रखकर हमने प्राप्त किया स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है वह होती है kx² बटे 2, या आप इसे कह सकते हैं 1 बटे 2 kx² या kx की घात 2, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसके पश्चात हम देखें कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम
क्या होता है, तो हम उसके बारे में यदि देखें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हैं, पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का आप नियम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यह होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप जानते हैं, तो हम कहेंगे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूपांतरण होता है। और इस ब्रह्मांड में संपूर्ण जो ऊर्जाएं हैं, उनका योग हमेशा नियत रहता है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और आप जानते हैं कि जल विद्युत शक्ति, जल विद्युत जो शक्ति होता है, इसमें बांधों में एकत्रित जो पानी है उसको हम अधिक ऊंचाई से गिराकर उसकी स्थितिज जो ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण करके हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के द्वारा जो जल है, जल को हम गति प्रदान करके गतिज ऊर्जा टरबाइन पे गिराते हैं। तो टरबाइन पर गिराने से जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से देखें तो हम एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, और यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो बांधों से जो एकत्रित जल है उससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक उदाहरण कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऊर्जा का क्षय। अब आप जानते हैं कि एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण होने पर जो ऊर्जा का कुछ क्षय है या कुछ भाग हम कहेंगे, ऊर्जा का एक भाग पूर्ण रूप से उसी ऊर्जा में रूपांतरित ना होकर अन्य रूप में हो, जो हमारे लिए किसी भी कार्य के लिए लाभकारी ना हो, तो जो हानि है वह कहलाएगी ऊर्जा का क्षय। तो हम कहेंगे कि आप देखते हैं कि कोई वस्तु है जो पृथ्वी पर यदि गिरा दे, किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर गिराते हैं तो गिराने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा है, जब हम उसे गिराते हैं तो वायु है, वायुमंडल में यह जो ऊर्जा है गिराने पर विभिन्न बिंदुओं से होकर नीचे की ओर गिरती है। तो गिरने से इसकी जो ऊर्जा है वायु के संपर्क में होने के कारण, वायु से संपर्क होने के कारण इसकी जो ऊर्जा में क्षति होती है, क्षति या नुकसान, जिसे हम ऊर्जा का क्षय कहते हैं, और उस ऊर्जा का हम उपयोग नहीं कर सकते, वह हमारे लाभकारी नहीं है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर गिरती हुई कोई वस्तु पर जो क्षय है, जो कि किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो सकता है, ऊष्मा के रूप में हो सकता है, या प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो सकता है, तो इस ऊर्जा का जो कुछ भाग है वह अन्य रूप में रूपांतरित होकर जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, वही ऊर्जा का क्षय कहलाता है। अब हम आगे देखें कि कोई वस्तु है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम गिराएं
यदि इस वस्तु को मैं स्वतंत्रता पूर्वक गिराऊं तो गिराने पर यह वस्तु है विभिन्न बिंदुओं से होते हुए नीचे पृथ्वी तल पर गिर जाएगी। तो गिरने पर इनके प्रत्येक बिंदु, सभी बिंदुओं पर इस पे दो ऊर्जा कार्य करेगी, एक तो स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। इनका जो योग है वह सदैव नियत रहता है। तो हम देखें कि वस्तु कोई है जो स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से यदि हम उसे गिराएं तो गिराने पर इसकी जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा कार्य करेगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इनका जो योग है, इनका जो मान है वो सभी बिंदुओं पर कितना होगा। विभिन्न बिंदुओं से होकर ये नीचे की ओर गिरेंगी तो इनका मान कितना होगा, आइए देखते हैं। हम कहेंगे कि मुक्त रूप से तो हम देखते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से होगा, तो हम देखते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो हम किसी वस्तु को माना कि ये पृथ्वी तल है, उससे h ऊंचाई पर ले जाते हैं। कितनी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं हम, h, ये h ऊंचाई पे हम ले जा रहे हैं। तो h ऊंचाई पे कोई वस्तु है, ये पहला स्थान मान लेते हैं A। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे कोई क्या है, वस्तु है। वह अब इसे हम यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराते हैं। तो जब गिराते हैं तो विभिन्न बिंदुओं, इन बिंदुओं से होकर वह जो वस्तु है धीरे धीरे पृथ्वी तल पे वापस आ जाएगा। तो पृथ्वी तल से इन सभी बिंदुओं से होकर आएगा। तो हम 3 बिंदु लेते हैं A, B और अंतिम पृथ्वी तल पे लेते हैं C। हम 3 बिंदुओं पर लेते हैं कि सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होगा, इनके बीच में आने पर, बीच में, मध्य में और अंत में क्या होगा कुल ऊर्जा का मान। तो हम यहाँ पे 3 बिंदु के लिए गणना करते हैं। तो जब A से हम बिंदु A से उसे छोड़ते हैं तो वह x दूरी तय करके, माना कि कितनी दूरी तय किया, ये x दूरी तय करके कितने पे आ गया, ये B स्थान पे पहुंचता है। तो इस प्रकार से A से जो B की दूरी है वह x होगा। पृथ्वी तल से A बिंदु पे दूरी ले तो h होगा। अब कुल दूरी h है और ये दूरी x है, तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, इस पूरी दूरी में हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, x। तो ये जो दूरी है वह हो जाएगा h ऋण x। तो इस प्रकार से हमने सर्वप्रथम स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से हमने चित्र के माध्यम से बनाया है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यह चित्र है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो अब हम इन बिंदुओं पर कौन कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है और उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरा रहे हैं। तो गिराने पर सर्वप्रथम बिंदु
ए पर हम देखें तो वस्तु कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है। जैसे इस वस्तु को मैं पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे ले गया, तो ले गया, पकड़ा हूं मैं, तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? विरामावस्था। तो विरामावस्था में होने के कारण इस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। तो गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु कैसी अवस्था में है? विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में होने के कारण विरामावस्था में होने के कारण गतिज ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं? काइनेटिक एनर्जी के से दर्शाते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। और स्थितिज ऊर्जा जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर क्या कहेंगे? शून्य होगा। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो अभी हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाले थे mgh। m क्या था? वस्तु का द्रव्यमान। तो इस जो बिंदु है इस पे वस्तु का द्रव्यमान m कार्य करेगा, h ऊंचाई पे है, h भी कार्य करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण g भी कार्य करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा mgh। तो इस प्रकार से हम बिंदु A पर यदि हम निकालें कुल ऊर्जा, बिंदु A पर कुल ऊर्जा वह होगी इनका योग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। गतिज ऊर्जा यदि हम देखें तो 0 प्राप्त हुआ, स्थितिज ऊर्जा है mgh। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 0 में mgh जोड़ें तो हमें मिलेगा mgh। तो बिंदु A पर हम कुल ऊर्जा यदि देखें, कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका योग क्या प्राप्त हुआ? mgh। अब वह धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, बिंदु B पर आएगा। कितनी दूरी तय करके? x दूरी तय करके। तो बिंदु B पर यदि हम देखें तो वस्तु का जो विस्थापन है वह कितना है? x है। आप जानते हैं कि गति का जो समीकरण है, तीसरा समीकरण, वह होता है v² बराबर u² प्लस 2as। यह होता है। अब v जो है वह अंतिम वेग है, u जो है वह प्रारंभिक वेग है। तो शुरू में उसका वेग क्या है? 0 है। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को देखें तो v² बराबर 0² प्लस 2a। यहाँ पे क्या है? त्वरण। तो कौन सा कार्य करेगा यहाँ पे? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण किसे दर्शाते हैं? g से। अब s क्या है? विस्थापन। तो वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है? x। तो हम इसे लिखेंगे x। तो v² बराबर हमें मिलेगा 2gx, क्योंकि u 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। तो v² बराबर हमें प्राप्त होगा 2gx। अब हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। आप जानते हैं ये सूत्र है। इसमें हम v का मान रखें, v² का मान तो देखिए 2gx आया है। तो 1/2 m गुणा 2gx, 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा mgx। इसके पश्चात हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका हम सूत्र जानते हैं कि mgh होता है। आप जानते हैं। तो mg तो कार्य कर रहा है, लेकिन ऊंचाई कितना है? अब देखें तो पृथ्वी तल से ऊंचाई है h माइनस x। तो हम h के स्थान पे लिखेंगे h ऋण x। तो इस प्रकार से आएगा mgh ऋण, इस mg का अंदर गुणा करेंगे तो mgx। अब कुल ऊर्जा हम निकालें, कुल ऊर्जा तो वह होगी गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो बराबर गतिज ऊर्जा है हमारे पास mgx धन
mgh ऋण mgx। अब देखिए mgx धन ऋण कट गया तो बचा हमारे पास mgh। इस प्रकार से बिंदु B पर भी प्राप्त हुआ कुल ऊर्जा mgh। अब बिंदु यदि हम C पर निकालें तो C पर निकालेंगे तो हमें तो बिंदु C पर हम निकालते हैं तो A पर देखें कि कितना प्राप्त हुआ mgh, बिंदु B पर mgh। इसी प्रकार से हम बिंदु C पर यदि निकालें तो बिंदु C पर यदि हम देखें तो जब वस्तु को आप गिरा रहे हैं तो वस्तु विभिन्न बिंदुओं से होकर आती जाएगी और पृथ्वी तल पे क्या हो जाएगा, आने के पश्चात पृथ्वी तल से टकराने के पश्चात यह जो है वह हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो शून्य होगी तो बिंदु C पर यदि हम निकालते हैं तो वेग जो है में वृद्धि होगी। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस हम 2as लेते हैं तो इसमें v स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0 था और 2g। अब s जो है वह है विस्थापन। तो जब ऊपर से उसको नीचे गिराते जाएंगे तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, वह h दूरी तय करता है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh, ये होगा। अब हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा हम निकालें वह होती है 1/2 mv स्क्वायर। मान रखेंगे तो 1/2 v स्क्वायर का मान 2gh, 2 से 2 कैंसिल होगा। इस प्रकार हमें मिलेगा v स्क्वायर का मान जो है वह gh मिलेगा और साथ में यहाँ पे m भी है तो उस m को भी हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m। तो ये 2 से 2 कटेगा तो हमें मिलेगा mgh। अब हम जानते हैं कि धीरे धीरे आने के पश्चात उस बिंदु पे वह क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वह धीरे धीरे आने के पश्चात इस बिंदु पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा हमें शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से बिंदु C पर यदि हम कुल ऊर्जा निकालें तो वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगी। तो गतिज ऊर्जा को हम mgh से दर्शाएं, मान हमारा mgh प्राप्त हुआ, स्थितिज ऊर्जा का 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हमें mgh प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं कि बिंदु A पर भी हमें दोनों राशियों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत mgh प्राप्त हुआ। बिंदु B पर भी mgh प्राप्त हुआ, बिंदु C पर भी mgh प्राप्त हुआ। अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु यदि किसी एक निश्चित ऊंचाई से गिराई जाए तो उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो सभी बिंदुओं पर, जितनी भी बिंदुओं से वो होकर आएंगी सभी बिंदुओं पर एक नियत प्राप्त होती है, नियतांक mgh हमें प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है। वस्तु जब नीचे की ओर आती है तो नीचे की ओर आने पर देखते हैं कि हम स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। तो किसी भी वस्तु को ऊंचाई से आप छोड़ेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में गति में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और पृथ्वी तल पे स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि मुक्त गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। धन्यवाद।